everyone. I am Dr. अलका पांडे. आज हम एक नया चैप्टर पे डिस्कशन शुरू करेंगे जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ये आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है. हम इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोनों ही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 128 पे दिए गए हैं. तो आइए लेते हैं पहला सवाल. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन पहले तो ये जान लें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to an offspring which is similar to it. Similar to it. Similar मतलब ह्यूमन बीइंग का ऑफस्प्रिंग है तो वो ह्यूमन बीइंग जैसा होगा. कैट का ऑफस्प्रिंग कैट जैसा होगा. डॉग का ऑफस्प्रिंग डॉग जैसा होगा. पीपल के पेड़ की सीड से पीपल का पेड़ ही निकलेगा, नीम का नहीं निकलेगा. सिमिलरली मैंगो प्लांट से मैंगो ही निकलेगा. तो ये सब चीज़ें जो ये सिमिलैरिटी है बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग ये कैसे इंश्योर होती है. ऐसी कोई ब्लूप्रिंट है जो कि पेरेंट के अंदर भी है और ऑफस्प्रिंग के अंदर भी है. तो ये कोई कौन सी चीज़ है जो कि इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख के और उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करती है. यह मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पहले पढ़ा हुआ है अबाउट द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दे कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. सो डीएनए वो है जो कि जिसके अंदर सारी बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन है एंड इट ट्रांसमिट्स दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. Therefore, it becomes important that during reproduction this DNA is copied. तो इस DNA की कॉपिंग होती है and this copying is followed by cytokinesis so that a proper cell formation occurs. और one such cell, the progeny inherits one such cell from each of the parents. तो इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. और ये जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग वो बनी रहती है. तो इसलिए ये पहला रीजन है कि डीएनए कॉपिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिकॉज डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. अब जब हम डीएनए कॉपिंग की बात करते हैं तो कॉपिंग के दौरान हो सकता है कि कोई एरर या कोई छोटा चेंज आ जाए जिसके कारण क्या होगा, जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा, रिजल्टिंग जीन होगी वो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन, यानी वेरिएशन आ जाएगा. और ये वेरिएशन जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्पीशीज. ऑल्सो दिस वेरिएशन मे समटाइम्स फॉर्म द बेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. सो दीज आर द रीजन why DNA copying is important during reproduction, right? So let's move on to the next question. The next question, question number 2 says why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual. अब हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वेरिएशन जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है. And variation is important for the maintenance of the species. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है जिसको हम निश कहते हैं. वो जो पर्टिकुलर हैबिटेट या उसका एनवायरनमेंट है दैट इज प्रोन टू चेंजेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक बैक्टीरियल स्पीशीज को ले लें, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीशीज दे आर एक्लिमेटाइज्ड टू लिव इन टेम्परेट वाटर्स. अब उस टेम्परेट वाटर में वो रह रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, दे आर रिप्रोड्यूसिंग, सो दे आर एक्लिमेटाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर टेम्परेट वाटर. अब सडनली अगर उस वाटर के टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, मतलब सपोजिंग वाटर का टेम्परेचर सडनली राइज कर जाता है, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे और क्या होगा कि दे विल ऑल डाई. और क्या होगा, रिजल्टिंग इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज. उस स्पीशीज का पूरा एक्सटिंक्शन हो जाएगा. अब अगर हम ले लें कि फॉर इंस्टेंस अगर उसी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जिनकी जीन में सर्टेन ऐसे वेरिएशंस हो जो कि उन्हें उस ड्रास्टिक चेंज से रेजिस्ट करने में सहायता करें,
यानी कि उनकी जीन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो कि वो जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है उसको वो रेजिस्ट कर ले जाएं, तो क्या होगा, वो सस्टेन कर जाएंगे और फिर वो सस्टेन कर जाएंगे, इसलिए फिर वो आगे ग्रो करेंगे और रिप्रोड्यूस करके उस स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने से, फिनिश होने से बच जाएगी एंड इट विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो उसका सर्वाइवल जो है वो कैसे इंश्योर हुआ, वेरिएशंस से। सो वेरिएशंस देयरफॉर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसके अलावा अगर किस ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन है तो वो क्या है कि वो कई हैबिटेट्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से वो अपना जोग्राफिकल एरिया बढ़ा सकते हैं और वो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट कर जाएंगे। जबकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो एक ही छोटे एरिया में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीशीज। लेकिन अगर ये वेरिएशन सिर्फ एक इंडिविजुअल में है तो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। देयरफॉर वी कैन से दैट वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे जो कि पेज नंबर 133 पर हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो आप ऐसे ही बता सकते हो बाय द नेम बाइनरी। बाय मीन्स टू, मल्टीपल मीन्स मेनी। सो बाइनरी फिजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप अमीबा में देख सकते हो, अमीबा में बाइनरी फिजन ये फिगर में दिख रहा है, जहां की ये पेरेंट बॉडी it is splitting by cell division and forms two daughter cells. So this is binary fission where the parent organism splits into two new organisms. Multiple fission, the parent organism में simultaneous cell divisions होती है और जो parent organism होता है that splits into many new organisms at the same time, as you can see in this figure which shows multiple fission in Plasmodium. So several organisms are formed inside at the same time. This is the first difference. Then we come to the second difference. Binary fission takes place during favorable conditions, whereas multiple fission takes place during unfavorable conditions. Third difference is regarding the organisms which show binary fission and multiple fission. So binary fission takes place in the organisms such as amoeba, paramecium, bacteria, etc. Whereas multiple fission occurs in Plasmodium, which is the malarial parasite. So these are the differences between the multiple fission and binary fission. So moving on to the next question. Question number 2. How will an organism be benefited if it reproduces through spores? Spores क्या हैं? What are spores? Spores are tiny spherical asexual reproductive bodies. Sporulation is a asexual mode of reproduction. तो जो ऑर्गेनिज्म स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें बेनिफिट क्या है, ये एडवांटेजेस क्या है वो पूछा गया है। तो उसमें कई एडवांटेजेस हैं। टू नेम सम, फर्स्ट है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड तो उससे क्या होता है, द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो इन लार्ज नंबर. So first benefit is that large number of spores are produced in one sporangium. Second benefit is that these spores are covered in hard protective walls. So these hard protective walls ये इनको प्रोटेक्ट करती हैं। जब से जो ये स्पोर्स डेहिसेंस होता है इनका, तो ये जब तक इनको एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट, एक फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिल जाता, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल जहाँ की ये जर्मिनेट कर सकें, तब तक इनको ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो इनको प्रोटेक्ट करती है. When they get a moist soil, then they germinate. So that is another benefit of sporulation. और तीसरा benefit क्या है कि they can be distributed to far away places. Means जब dehiscence होता है तो ये जो spores हैं they can be carried away by the air and they are distributed to far away places which avoids competition among the individuals. अच्छे से spaciously ये सारे individuals they can germinate, so there is no competition among the individuals, so all the progeny
is formed properly into individuals. So these are certain benefits which the organisms have, which reproduce by spore formation or sporulation. Next question. Question number 3. Can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration? Regeneration. First of all, what is regeneration? Regeneration क्या होता है? Regeneration, अगर एक organism को कई pieces में कट कर दिया गया या broken down हो गया वो organism कुछ pieces में, तो हर एक piece जो है वो capable होता है एक नए individual को form करने में. This is regeneration. Such a regeneration is found in animals such as planaria. Planaria is the most common example. You can see in this figure the planaria. Planaria 3 pieces में कट हो गया और हर पीस जो है वो एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो गया. तो ये है रीजनरेशन. अब सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज दीज, they can reproduce by regeneration. Why? Because they have simpler, fewer cells and have similar cells. So these cells can grow and develop into a part. ये तो हो सकता है simple organisms में. But in higher complex organisms, they have a organ system level of organization. तो उनकी body organization बहुत complex है. Organ system level of organization जैसा आप जानते हो कि cells they develop into tissues and tissues get organized into organs and thereafter organ systems are formed. All these organ systems, they work as an interconnected unit and they are all interdependent with each other and they work as a unit. So it is very difficult for these complex organisms to reproduce by regeneration. They require a more complex way of reproduction. However, यहाँ पर हम एक चीज ऐड कर देंगे कि in complex organisms में भी certain body parts can be regenerated such as skin, blood, etc. पर entire reproduction जो है एक new organism form होना in complex organisms में it is very difficult. Moving on to the next question. Question number 4. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Now students, you all know vegetative propagation is a means of asexual reproduction in plants. Vegetative propagation में क्या होता है? New plants are formed by the vegetative parts of the plant body, that is the roots, stems or leaves, etc. तो vegetative propagation क्यों practice किया जाता है plants में? इसके advantages क्या हैं? यही इसमें पूछा गया है question में. तो इसकी बहुत सारी advantages हैं. जैसे कि पहली advantage है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड जो है वो कुछ ऐसे प्लांट्स में यूज की जाती है, ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट करने में यूज की जाती है जिनकी सीड्स वायबल नहीं होती है, जो वायबल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जैसे कि बनाना, ऑरेंज, इनकी जो सीड्स होती है अगर सीड्स को सो करो तो प्लांट्स नहीं निकलते, दे आर नॉट वायबल, दे डोंट प्रोड्यूस वायबल सीड्स. तो ऐसे पौधे जिनमें वायबल सीड्स नहीं निकलती उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड यूज होता है फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. सेकेंडली, इस सबसे अच्छी बात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ये होती है कि जो इनकी प्रोजेनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता. तो इसलिए अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हमको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सुपीरियर ट्रेट्स हैं, मतलब जैसे कि कोई बहुत ही मीठा फ्रूट है या किसी की स्टेम बहुत जूसी है या कोई प्लांट की बहुत अर्ली फ्लावरिंग हो रही है, ये सारे हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स हैं मान लो, या बहुत सुपीरियर हाई-फाई अच्छी क्वालिटी का फ्रूट निकल रहा है. तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं जो हमको डिजायरेबल हैं, सुपीरियर हैं, अब उनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी डिविएशन हो. तो इस तरह के ट्रेट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो सुपीरियर ट्रेट्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बिकॉज they produce genetically identical plants. This is the second advantage. Third advantage is that it is a quicker, easier and less expensive method. क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कि ग्रोथ पीरियड बहुत लंबा होता है, उस लंबे ग्रोथ पीरियड के बाद फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है, सो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऐसे कुछ प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या होता है कि वो उनकी ग्रोथ पीरियड शॉर्टन हो जाती है
एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बहुत अर्ली हो जाती है, तो उससे क्या होता है, क्विकर हो जाता है, इट बिकम्स वेरी क्विकर. सो सच वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेक्स इट क्विकर, इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव. सो दिस मेथड इज that's why this method is used in such plants. Last is that such plants, by this method, some plants can be introduced into newer areas. जहाँ पे इनकी seeds अगर हम grow करें तो शायद ना grow पाए, तो ऐसे plants को हम नए areas में introduce कर सकते हैं by means of vegetative propagation. So these are the few advantages why the vegetative propagation is practiced for cultivating some plants. अब लेते हैं पांचवा सवाल. Question number 5 says, why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? अब ये क्वेश्चन जो है कि डीएनए कॉपिंग क्यों एसेंशियल है, ये हम पहले भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. डीएनए कॉपिंग क्यों एसेंशियल है? बिकॉज डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड also it transfers this information from the parent to the next generation. Besides that, DNA copying occurs in the reproductive cells, and this DNA copying is followed by the cytokinesis so that proper cell formation occurs. So thus we can say that DNA copying is the basic event of the reproduction, and in detail we have already discussed it before, so you can refer to that question too. So let's move on to the next question now. We will discuss the question in text questions which are present on page number 140. चलिए देखते हैं पहला सवाल. Question number 1 is, how is the process of pollination different from fertilization? तो pollination और fertilization के बीच में difference पूछा गया है. पहला बेसिक डिफरेंस क्या है, जो उनकी डेफिनेशन है हमने. फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. वेयरएज पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. हमें पता है कि जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो प्लांट्स से अलग हो जाते हैं, एंथर से बाहर निकल जाते हैं. दे आर कैरिड टू द फीमेल फ्लावर, जहाँ पे वो स्टिग्मा पे जाकर के बैठ जाते हैं, और वहां से वो पॉलन ट्यूब, अगर वो उनकी कंपैटिबिलिटी सही रहती है तो पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, जिससे कि देयर आफ्टर मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इट एंड फर्टिलाइजेशन अकर. तो एक ये भी बात है कि पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया है. दूसरी चीज क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो ओव्यूल के अंदर अकर कर रहा है, इट इज अकरिंग इनसाइड द ओव्यूल, वेयरएज पॉलिनेशन जो है वो इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटर्स सच एज एयर, वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब तो वो पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है. लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो फिर मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है दैट इज कैरिड बाय दीज पॉलिनेटर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन एज यू ऑल नो. तो दैट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटर्स. तो ये तो हो गया एक डिफरेंस. दूसरा क्या डिफरेंस कह सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बीच में, कि फर्टिलाइजेशन जैसा कि हमने कहा इट इज फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स. दस फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, whereas pollination involves only the male gamete. There is no involvement of female gamete in the process of pollination. So this is the second difference. So these are the differences between the processes of pollination and fertilization. Okay, so let's move to the next question. The next question, question number 2. What is the role of seminal vesicles and the prostate glands? Now, prostate gland and seminal vesicle both are the glands of male reproductive system. When the sperms are formed in the testis and they are transferred through the vas deferens, so along with that, in that path, seminal vesicles and prostate glands, they add their secretions.
अब इनकी सेक्रेशंस का क्या रोल होता है कि इनके सेक्रेशंस जो हैं वो स्पर्म को लुब्रिकेट करते हैं एज वेल एज दे प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम in which the sperms can easily travel, means they make the transport of the sperms easier, providing a fluid medium. दूसरा, ये जो fluid medium है which is provided by these glands, this also provides nutrition to the sperms in the form of fructose, calcium and enzymes. So these are the roles played by the seminal vesicles and prostate glands, which are male reproductive glands. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ puberty? So the changes seen in girls at the time of puberty are as follows: growth of hair in armpits and pubic region, the mammary glands they develop, and the pelvis widens. The reproductive structures such as the uterus, vagina, fallopian tube, etc., they get enlarged, and the cycles, that is the menstruation cycle and ovulation, begins at the time of puberty in the girls. Next question, question number 4. How does embryo get nourishment inside the mother's body? As we all know that after fertilization, the zygote gets implanted in the uterine wall. जो uterine wall है, it is very richly supplied by blood. This is basically for the nourishment of the growing embryo. Now the embryo, it extracts nutrition from the mother's body, और इसके लिए एक specialized tissue है जिसको हम placenta कहते हैं. This specialized tissue, it helps the embryo to take nourishment from the mother's body. ये प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो की साइड में विलाई लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है. विलाई लाइक स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में होता है, जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है डाइजेस्टेड फूड का. उसी तरह से यहाँ पर भी विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने का ही काम करता है. तो एम्ब्रियो की साइड में जो प्लेसेंटा है वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, यानी प्लेसेंटा जो है दैट इज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्राइन वॉल, और एम्ब्रियो की साइड में उसका स्ट्रक्चर जो है वो विलाई लाइक है, जबकि मदर की साइड में इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड स्पेसेस. So these blood spaces they surround the villi completely. तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो विलाई जो विलाई लाइक फॉर्मेशन हो गई, उससे सरफेस एरिया बढ़ गया, एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज द नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज रीचेस टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स बॉडी. इसके अलावा जो वेस्ट जो एम्ब्रियो से जनरेट होता है वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर्स बॉडी में चला जाता है. लेकिन आपका क्वेश्चन है कि हाउ डज द एम्ब्रियो डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, सो यू हैव टू राइट ओनली दिस मच एंड नॉट अबाउट द वेस्ट पार्ट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Going to next question, question number 5. If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? So the answer here is a big no. Copper T is just a contraceptive method which only prevents implantation. It does not prevent the contact of the body fluid. Therefore, it cannot prevent the transmission of STDs, that is the sexually transmitted diseases. Therefore, a woman using copper T will not be protected from the sexually transmitted diseases. So these were the in-text questions of this chapter. We are going to discuss the back exercises questions in the next session. Till then, goodbye. Thank you.